हेलो, मेरे चैनल 360 डिग्री जीएस में आपका स्वागत है। नए वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हूँ और आज की वीडियो में एक खबर जो है काफ़ी वायरल हो रही है, उसको लेकर मैं आया हूँ। और यह खबर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा चर्चा में है और वो है कोरोना वायरस को लेकर जो वैक्सीन या टीका तैयार हो रहा है, उसको लेकर कंपनियों और देशों के बीच जो होड़ मची हुई है उसकी हर जगह चर्चा है। हम लोग कई महीनों से सुन रहे हैं कि टीका तैयार हो रहा है, इतने स्टेज पे है, अब तैयार होने वाला है। और ये भी सुन रहे हैं कि अभी टीका आने में मार्केट में कई महीने और लग जाएंगे लोगों तक पहुंचने में। तो आखिर इतना लेट क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों ये एक्सपेंस हो रहा है, जबकि साइंस इतना ज़्यादा डेवलप है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वैक्सीनेशन या टीका का डेवलपमेंट होता है, कितना समय उसमें लगता है, किन किन स्टेजों से उसे गुजरना पड़ता है, किस स्टेज में कितने समय लगता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लोगों के बीच भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि कोई भी टीका या कोई भी वैक्सीनेशन जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है उस डिजीज के नेचर के बारे में पता करना, उसकी प्रकृति के बारे में पता करना। जैसे कैसा है, जैसे कोरोना वायरस का अगर वैक्सीन तैयार हो रहा है तो सबसे पहले कोरोना वायरस किस तरह का डिजीज है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ डिजीज है। ये हमारे मुख नाक के द्वारा जाके हमारे नासिका नली जो है गला के पास, इसको नुकसान पहुँचाता है। तो यानी उसकी प्रकृति के बारे में वैज्ञानिकों ने पहले जाना, उस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बनावट कैसा है, इसके बारे में पता करना ताकि स्ट्रक्चर बनावट ही पता हो, उसके बारे में डिटेल पता हो तो वैक्सीन जो तैयार हो वो काफ़ी असरदार हो सके, उसके स्ट्रक्चर को नष्ट करके वैक्सीन सक्सेसफुल हो सके। तो ये सब रिसर्च फर्स्ट शुरुआती दौर में किया जाता है और ये रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाता है। और वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार की जो संस्था CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके द्वारा वैक्सीन डेवलपमेंट को 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। और उस स्टेज की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज है वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज है या लेबोरेटरी स्टेज उसको कह सकते हैं। लेबोरेटरी में सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद इसका प्री क्लिनिकल स्टेज है सेकेंड, तीसरा क्लिनिकल स्टेज है, चौथा जो है अप्रूवल स्टेज है, पाँचवा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है और छठा जो है वो क्वालिटी कंट्रोल स्टेज है। 6 चरण में CDC ने इसे बांटा है। CDC आप जानते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पर CDC के बारे में सर्च कर सकते हैं। भारत सरकार की संस्था है जो दवाओं के डेवलपमेंट में कई सालों से काम करती आ रही है और आज भी काम कर रही है और कई दफ़ा इसने भारत को सम्मानित किया है अपने कामों के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, इस 6 स्टेज को हमने देखा। इसके अलावा है कि अगर इसको समझने के तौर पर या प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसे हम 5 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेज है प्री क्लिनिकल स्टेज, दूसरा स्टेज है ह्यूमन ट्रायल स्टेज और इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल फेज 1, ह्यूमन ट्रायल फेज 2, ह्यूमन ट्रायल फेज 3। तो एक वो 3, ये 4 स्टेज हो गए और 5वां और अंतिम स्टेज है अप्रूवल स्टेज। ये 5 स्टेज में हम वैक्सीनेशन डेवलपमेंट को रख सकते हैं और इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और ये बात को बता दूं कि एक एक स्टेज में कई महीनों का समय लगता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 में स्टेज है तो कितना महीना या कितना समय लग सकता है। और इससे आप ये जान गए होंगे कि किसी वैक्सीन को तैयार करने में इतनी देरी क्यों होती है, इतना समय क्यों लगता है। यही कारण है, इतने स्टेज, इतने महीनों का समय लगने के कारण किसी वैक्सीन को तैयार करने में टाइम लगता है। तो अब हम जानते हैं वो 5 स्टेज को संक्षिप्त में किस में क्या होता है, किस तरह उसमें स्टेपिंग किया जाता है, उसके बारे में। पहला जो स्टेज है वो प्री क्लिनिकल स्टेज है और ये स्टेज जो है, इस स्टेज में जब दवा वैक्सीनेशन या टीका तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग जानवरों पर टेस्ट करते हैं, जानवरों में खासकर चूहा और बंदर पर। और इसमें 1 से 3 महीने का इसका रिजल्ट आने में समय लग सकता है, कभी कभी यह 2 सप्ताह में भी रिजल्ट आ जाता है, कभी कभी 12 महीने का भी समय लग जाता है। और इस स्टेज में हम लोग का जो टारगेट रहता है प्री क्लिनिकल स्टेज में वो है कि दवा जो है उसका सेफ्टी संबंधी डाटा इकट्ठा करना, वो कितना सेफ्टी है, क्योंकि अगले स्टेज में ह्यूमन ट्रायल होंगे तो ह्यूमन ट्रायल में उसके दुष्परिणाम नहीं आने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारा प्री क्लिनिकल स्टेज है, जानवरों पर टेस्ट किया जाता है और इसमें हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, दवा कितना सेफ्टी है, इसका निगेटिव दुष्परिणाम असर तो नहीं है ह्यूमन पे या किसी भी जीव पे। तो फर्स्ट में ये हम करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेज है वो ह्यूमन ट्रायल का स्टेज आता है और ह्यूमन ट्रायल या सेफ्टी ट्रायल भी से कर सकते हैं और ये 3 पार्ट में होता है, ह्यूमन ट्रायल सेफ्टी 1,
या फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो ह्यूमन ट्रायल जो फेज 1 है, इसमें हम वैक्सीनेशन जो हमने टीका बनाया है उसको कुछ लोगों पर प्रयोग करते हैं, कुछ मानवों पर। वो 30 से 50 वॉलंटियर हो सकते हैं, कभी कभी इनकी संख्या 100 से 500 तक भी जा सकती है, और कभी कभी आधे दर्जन लोगों में भी यह जो ट्रायल है वो संपन्न हो जाता है। इसमें जनरली 55 वर्ष के उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है, और इसमें हम लोग 2 चीज़ों को फोकस करते हैं। एक तो सेफ्टी फोकस करते हैं, जैसा हम लोग पिछले ट्रायल में किया था। उसके अलावा इसके डोज की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं इस फेज में कि कितना राइट डोज होगा, दवा या टीका का कितना मात्रा एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा। इसमें इसी को फोकस रख के यह टेस्ट किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल फेज 1 हो गया। इसके बाद ह्यूमन ट्रायल फेज 2 आता है, या टोटल स्टेज में तीसरा स्टेज इसे आप कह सकते हैं। इस स्टेज में ये जो हम लोगों ने 55 वर्ष की उम्र के लोगों पे किया था, यह 55 वर्ष की उम्र के अलावा बच्चे और यंग सभी उम्र के लोगों पर टेस्ट किया जाता है अब इस दवा को, और इसकी संख्या बढ़ा दी जाती है कई लोगों तक, 1000 लोगों तक भी इसकी संख्या हो सकती है। और उसके बाद है कि इसमें हम वो सेफ्टी के साथ साथ इसके मेन फोकस इसमें हम लोग का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाता है कि दवा का जो है वो बॉडी में जाने के बाद इम्यूनिटी पर किस प्रकार का असर है। वो इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर के अंदर है उसको बढ़ाता है या घटाता है, और उसी तरह स्टे रखता है। इस टेस्ट में इसकी जांच की जाती है। साथ साथ दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इस स्टेज में। ह्यूमन ट्रायल जो है उसके फेज 2 में या टोटल स्टेज 3 में हम लोग चेक करते हैं, यानी फेज 2 ह्यूमन ट्रायल में हम लोग दवा का साइड इफ़ेक्ट और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, और हर वर्ग के लोगों पर ये ध्यान रखना है। अगला जो हमारा स्टेज है वो ह्यूमन ट्रायल का फेज 3 है, या टोटल स्टेज में चौथा स्टेज आप इसे कह सकते हैं। इसमें इसी तरह हर वर्ग के लोगों पर फिर से दवा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन इस बार संख्या बहुत बड़ी होती है, या 10,000 या 10,000 से आगे तक की भी संख्या हो सकती है। एक मास लेवल के लोगों पर यह टेस्ट किया जाता है, और इस ट्रायल करने के पीछे मकसद रहता है अगर नेचुरल जो इन्फेक्शन हो रहा है प्रकृति के द्वारा, उसमें दवा अपने आप कितना प्रोटेक्टिव है, बॉडी पे वो कैसा रिस्पॉन्स करती है, किस मौसम में, किस कल्चर में, किस वर्ग के लोगों पर, किस उम्र के लोगों पर कैसा रिएक्ट करती है, कैसा बिहेव करती है, इसके बारे में इस दवा का टेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वैज्ञानिकों के लिए यह एक प्रूफ करने का मौका होता है, क्योंकि मास लेवल पर वो दवा प्रूफ करते हैं तो समाज में एक मैसेज डालने के लिए, उनको प्रूफ करने के लिए एक अच्छा मौका होता है। तो ये ह्यूमन ट्रायल का फेज 3 है या टोटल फेज 4 है। इसमें एक मास लेवल पर होता है, और एक तरह से कह सकते हैं दवा का यहीं पे सक्सेसनेस या फेल्योर डिपेंड करता है। और जब ये फेज संपन्न हो जाता है, इसके बाद ट्रायल के रिजल्ट पर नज़र रहती है। अगर ट्रायल का रिजल्ट अच्छा सक्सेस रहता है तो उस देश की रेगुलेटरी संस्था उसे अप्रूव कर देती है। अगर ट्रायल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, और इस तरह सेलेक्ट रिजेक्ट होने के बाद अप्रूवल अगर मिल जाता है तो वो वैक्सीन वो तैयार होने के लिए कंपनी में तैयार होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये 5 स्टेज में किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, और वैक्सीन के शुरुआत होने से लेकर उसके बनने तक ये 5 स्टेज देखे जाते हैं। अब 5 स्टेज होने के बाद अगर उसे अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनियों ने वैक्सीन तैयार किया, और वैक्सीन तैयार करके कंपनी उसे मार्केट में लोगों तक पहुंचाती है। और मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के भी 2 तरीके हैं, या तो सरकार उसे खरीदकर राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम चलाकर लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराए, या फिर मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाता है और लोग उसे अपने पर्सनल खर्चे पे खरीद कर यूज करते हैं। इन 2 तरीक़ों से टीका मार्केट में लोगों तक पहुंचता है, और ये पूरा टीका का शुरुआत से अंत तक आपने अभी देखा। कई वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह जो परंपरागत जनरल तरीका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फेज 1 से फेज 5 तक, उस तरीका में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो क्यों न उस तरीके की जगह, यानी ह्यूमन ट्रायल का जो था उसकी जगह ह्यूमन चैलेंज ट्रायल तरीका को अपनाया जाए। यह चीज़ भी अभी काफ़ी चर्चा में है। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल से क्या होगा और ह्यूमन ट्रायल से क्या होगा। तो ह्यूमन ट्रायल के बारे में आप जान चुके हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ह्यूमन ट्रायल के बारे में आप जान चुके हैं कि हमने पीछे जो 1 से 5 स्टेज बताया उसमें फेज 2, फेज 3 और फेज 4, 2, 3, 4 ये ह्यूमन ट्रायल के अंश थे। ह्यूमन ट्रायल की खासियत यह है कि काफ़ी असरदार होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि काफ़ी लंबा और जटिल प्रक्रिया होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो वैज्ञानिक इसकी जगह ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करने की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है, इसकी खासियत है कि यह काफ़ी कम समय और आसान तरीका है, बट इसका नेगेटिव पॉइंट है कि काफ़ी खतरनाक तरीका है, इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं। चैलेंज ट्रायल जो है
उसमें शुरुआती जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट होने के बाद लोगों को मास स्तर पर टीका लगाया जाता है और बिना सुरक्षा के उन लोगों को वायरस वाले स्थानों पर छोड़ दिया जाता है और पता किया जाता है कि टीका का कितना असर वायरस वाले स्थान में हुआ है या नहीं हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इतिहास में कई बार ये हो चुका है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो है सबसे पहले 1976 में एडवर्ड जेनर, जिनका नाम आप जानते होंगे, बहुत बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1976 ईस्वी में चिकन पॉक्स यानी चेचक के टीके के डेवलपमेंट के समय किया गया था। उन्होंने अपने मालिक के 8 वर्षीय बेटे पर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल इस वैक्सीन का किया था और उसके बाद वो वैक्सीन खोजा भी गया था। इसके अलावा भी हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन सभी बीमारियों में भी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किए जा चुके हैं और वैक्सीन की खोज की जा चुकी है। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा अब ये मांग की जा रही है, वैज्ञानिकों के ग्रुप द्वारा ये चर्चा है कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किया जाए। लेकिन ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के कुछ मानक भी निर्धारित किए गए। उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मानक है कि इस ट्रायल में सिर्फ 25 से लेकर 54 तक यानी 25 से लेकर 54 साल तक के उम्र के लोग ही शामिल हो सकते हैं, अदर उम्र के लोग नहीं। दूसरी बात, प्रतिभागी जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनके ऊपर ट्रायल होगा, उनको इसके खतरनाक के बारे में, टोटल खतरा के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए पहले से। और अगला है कि यह परमिशन तभी मिलती है जब कोई खतरनाक वायरस हो या खतरनाक बीमारी हो जो काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है और उसकी जल्दी से जल्दी टीका की ज़रूरत हो, तभी इसकी परमिशन किसी देश या किसी सरकार के द्वारा किसी वैक्सीन डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को दी जाती है। और जनरली ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होने पे 12 माह से यानी 1 साल से लेकर 1.5 साल यानी 12 माह से 18 माह तक के बीच में वैक्सीन बना लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो अब देखते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, या यहाँ तो कई कंपनियाँ फेज़ 2 को पार कर चुकी है और कई कंपनियाँ फेज़ 3 स्टार्ट करने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो की आपकी जानकारी कैसे लगी, वीडियो को देखें और उसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो या कुछ कमी लिखा है तो भी ज़रूर कमेंट करें और उन लोगों तक इसको शेयर करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।